ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 8 साइंस न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। और इस वीडियो में, यानी कि ये है हमारा पार्ट 6 वीडियो, जिसमें मैं इसके एक्सरसाइजेस डिस्कशन करने वाली हूँ। उसमें बैक क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसके आंसर्स मैं बताने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रुप द डिजीजेस शोन इन द इमेजेस एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब आपको ये बताना है कि कौन कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल है, कौन नॉन कम्युनिकेबल है। तो मैं बता दूं, कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाए। मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ये डिजीज फैल जाता है, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो फैलते नहीं हैं, वो बॉडी में किसी डिफिशियंसी की वजह से लोगों को हो सकती है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड, टाइफॉइड, डायबिटीज, अस्थमा एंड चिकन पॉक्स, इसमें से कॉमन कोल्ड, टाइफॉइड और चिकन पॉक्स ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज हैं। डायबिटीज एंड अस्थमा जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, disease can be broadly grouped into communicable and non-communicable diseases. From the options given below, identify the non-communicable disease. यहाँ पे वापस आपको non-communicable disease बतानी है, कौन कौन सी है। टाइफॉइड, अस्थमा, डायबिटीज एंड मीजल्स। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अस्थमा एंड डायबिटीज आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ फ्लू ब्रेक आउट इन योर स्कूल। मान लो आपके स्कूल में एक फ्लू फैल गया हो, ठीक है, एक वायरल डिजीज फैल गई हो। सेवरल क्लासमेट्स आर एब्सेंट, बहुत सारे क्लासमेट्स एब्सेंट है। व्हाइल सम आर स्टिल कमिंग टू स्कूल कफिंग एंड स्नीजिंग। और कुछ बच्चों को ये फ्लू से वो इन्फेक्टेड है, लेकिन फिर भी वो स्कूल आ रहे हैं, ठीक है, उनकी कफिंग एंड स्नीजिंग हो रही है। व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड द स्कूल टेक टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। ठीक है, अब क्या इमीडिएट एक्शन लेनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट ये है, एडवाइज 6 स्टूडेंट्स टू स्टे एट होम अंटिल दे रिकवर। तो जब तक वो ठीक ना हो जाए उन्हें घर में रहने की सलाह देनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट द फ्लू आउटब्रेक एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। पेरेंट्स को बताना होगा, पेरेंट्स को जागरूक करना होगा फ्लू के बारे में और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, एंश्योर क्लासरूम्स आर वेल वेंटिलेटेड। क्लासरूम्स जो है वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। वेल वेंटिलेटेड मतलब एयर का इनकमिंग एंड आउटगोइंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ओके। पॉइंट नंबर 4, अरेंज फॉर प्रॉपर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द क्लासरूम्स इन इंटरवल्स। ठीक है, मतलब जो क्लासरूम है या क्लासरूम के आसपास के जो प्लेसेस हैं वहां पे प्रॉपर क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन अरेंजमेंट होनी चाहिए। नंबर 5, एनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज सैनिटाइजर एंड यूज मास्क। ठीक है, मास्क पहननी होगी और सैनिटाइजर यूज करनी होगी स्टूडेंट्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ, इफ योर क्लासमेट हु शेयर्स द बेंच विथ यू स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स ऑफ फ्लू, हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड इन द कंसिडरेट वे विदाउट बीइंग रूड और हर्टफुल। ठीक है, अब मान लो आपके बगल में जो बैठता है पर्सन, आपका फ्रेंड हो या आपका क्लासमेट हो, उसे अगर वो फ्लू हो गई है, ठीक है, उसे सिम्टम्स दिखाई दे रही है उसमें फ्लू की, तो आप उसे कैसे दूर रहोगे। आप उसे रूडली तो नहीं हटा सकते, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कशन किया है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस को हमें गलत तरीके से नहीं लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि उस पर्सन को ही एलिमिनेट करनी है, हमें उसकी प्रॉपर केयर करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से आप उस पर्सन को, आप उस क्लासमेट को अपने से थोड़ा दूर रखोगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज पोलाइटली सजेस्ट देम टू इन्फॉर्म द टीचर। ठीक है, सबसे पहले उसे आप बोलोगे, अच्छे से समझाओगे कि आप जाओ टीचर को बताओ कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। पॉइंट नंबर 2, ऑफर टिश्यूज और हैंकरचिफ फॉर कवरिंग माउथ कफ्स एंड स्नीजेस। ठीक है, अगर उसे कफिंग एंड स्नीजिंग हो रही है तो आप उसे बताओ कि आप अपने नोज और माउथ को कवर कर रखो हैंकी से। नेक्स्ट है, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ while still showing concern for their well-being। ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं रखना है लेकिन फिर भी उसे केयर करनी है। ठीक है, वी हैव टू शो कंसर्न। ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन। अब देखो, आप स्कूल तो जा ही रहे हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आपको फ्लू नहीं हुई है तो आप बिल्कुल स्कूल ना जाओ। ओके, तो अगर आप स्कूल जा रहे हो, फ्लू फैली हुई है, तो आप कैसे
उस सिचुएशन में खुद को हैंडल कर सकते हो, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट है वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर और यूज हैंड सैनिटाइजर, मतलब आपको अच्छे से हैंड वॉश करनी है सोप से या आपको सैनिटाइजर रखनी है। अवॉइड टचिंग योर फेस स्पेशली आईज, नोज एंड माउथ, ठीक है, फेस आपको टच नहीं करना है, आईज, नोज, माउथ ये सारे प्लेसेस को बार बार टच नहीं करनी है। कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम पीपल हु आर कफिंग एंड स्नीजिंग, और जो कफिंग एंड स्नीजिंग जिनको हो रही है, जिन्हें फ्लू का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है जिनमें, उनसे थोड़ी दूरी रखो। ओके, वेयर मास्क स्पेशली इन क्राउडेड एरियाज एंड मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन एंड हेल्दी डाइट टू बूस्ट इम्यूनिटी, ठीक है, आपको अच्छी हाइजीन रखनी होगी, मास्क पहननी होगी। आप घर जाओ तो अच्छे से थोड़े वार्म वाटर से आप नहा लो ताकि इन्फेक्शंस वगैरह अगर आपके बॉडी में हो तो वो दूर हो जाए, ठीक है। तो आपको पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करनी होगी और एक अच्छा डाइट लेना होगा, हेल्दी डाइट, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। ओके, सो होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है योर फैमिली इज प्लानिंग टू ट्रैवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज प्रिवेलेंट, ठीक है, मान लो आपने कुछ ट्रिप प्लान किया है, फैमिली टाइमिंग आपने प्लान किया है किसी दूसरे सिटी में जहां पे मलेरिया फैली हुई है। ओके, सो व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप, ठीक है, आपको क्या करनी होगी। सो बिफोर ट्रैवलिंग टू मलेरिया प्रोन एरियाज, ट्रैवलर शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर प्रिवेंटिव मेडिकेशन एंड कैरी मॉस्किटो नेट्स, रेपेलेंट्स एंड फुल स्लीव्स क्लोथिंग, ठीक है। अगर आपको जरूरी है जाना, सबसे पहले तो आप ट्रिप कैंसिल कर सकते हो। अगर जरूरी है जाना तो आप पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लो या किसी मेडिसिन जो देते हैं उनसे कंसल्ट कर लो कि कैसे हम इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। मॉस्किटो नेट्स अपने साथ कैरी करो, मॉस्किटो रेपेलेंट्स कैरी करो, फुल स्लीव्ड क्लोथ्स पहनो। ओके, ड्यूरिंग द ट्रिप they should use mosquito nets while sleeping, apply repellents, wear protective clothing and avoid going out after dusk, ठीक है। तो बिफोर ट्रैवलिंग तो हमने देख लिया कैसे आपको प्लान कर कर जाना है। ड्यूरिंग द ट्रिप के समय आपको क्या करना है, जब भी आप अपने बेड रेडी कर रहे हो तो आपको मॉस्किटो नेट यूज करना है, रेपेलेंट्स अप्लाई करनी है या स्प्रे करनी है, अच्छे क्लोथ्स पहनने हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स, ठीक है, ताकि वो स्पेशली जैसे कवर्ड क्लोथ्स हो, ठीक है, फुल स्लीव्स हो, ताकि वो जो मॉस्किटोज है वो बाइट ना करे, ठीक है। और आप बाहर मत जाओ शाम के टाइम में, आफ्टर डस्क, मतलब जनरली शाम के टाइम के बाद आप बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करो। नेक्स्ट है आफ्टर द ट्रिप के बाद आपको क्या करना है, दे शुड वॉच फॉर सिम्टम्स सच एज फीवर, बॉडी एक्स, चिल्स एंड टेक्स प्रॉपर मेडिकेशन इफ नीडेड, ठीक है। आपको अपने बॉडी को ऑब्जर्व करनी है कि क्या मुझे वो सिम्टम्स तो नजर नहीं आ रही है, ठीक है। अगर वो सिम्टम्स आपको नजर आ रही है तो सबसे पहले आप खुद को थोड़ा आइसोलेट कर लो, मतलब बाकी मेंबर्स से थोड़ा दूर हो जाओ, नहीं तो फिर उन्हें भी ये स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। और फिर आपको मेडिकल हेल्प लेनी होगी, डॉक्टर के पास जाना होगा, वहां से मेडिसिन जो भी रेकमेंड की गई है वो आपको लेनी होगी। ओके, नेक्स्ट है हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स टू योर सिबलिंग्स। आप मॉस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स के बारे में क्या बता सकते हो, उससे कैसे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स कैन बी एक्सप्लेन टू सिबलिंग्स बाय टेलिंग देम दैट दीज सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट मॉस्किटोज, प्रिवेंटिंग बाइट्स एंड स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। मॉस्किटो नेट अगर आप यूज करोगे तो आपकी बॉडी तक मॉस्किटोज पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि जो नेट है वो मॉस्किटो को रोकेगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप रेपेलेंट्स यूज कर रहे हो तो रेपेलेंट्स जो है वो मॉस्किटो को किल कर देता है, मार देता है, जैसे आपने वो काला हिट वाला एड जरूर देखा होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इससे जो मलेरिया है या मॉस्किटो से होने वाली जो और भी बीमारी है जैसे चिकनगुनिया है या डेंगू है, इन सबसे रोका जा सकता है, इन सबको रोका जा सकता है, इनसे दूर रहा जा सकता है। What could happen if travelers ignore health advisories in such areas? मान लो आप ट्रिप में जा रहे हो और अपने कूल मूड में हो, आपको कोई भी मतलब नहीं है कि यहाँ पे मलेरिया फैली है या नहीं, तो इस केस में क्या होगा। Ignoring health advisories can cause serious illness, hospitalization and even the spread of disease to multiply other persons, ठीक है। तो आप क्या हो सकता है, एक तो इलनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो, और साथ ही साथ अपने साथ ये जर्म्स, अपने साथ ये इन्फेक्शन आप कैरी करके दूसरी जगह भी ले जाओगे, जिसके वजह से बाकी लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, योर अंकल हैज स्टार्टेड स्मोकिंग जस्ट टू फिट with his friends, even though it is well known that smoking can seriously harm health and even cause डेथ, ठीक है। तो आप सबको भी अच्छे से पता होगा कि स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। स्मोकिंग एक अच्छी हैबिट नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल को खराब करती है।
लेकिन एक कंडीशन आपको दी गई है, मान लो आपके अंकल है जो अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों के साथ उन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट किया है, ऑल्दो उन्हें पता है कि स्मोकिंग इज नॉट गुड, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? व्हाट वुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड? आप उन्हें कैसे समझाओगे, आप उन्हें कैसे रोकोगे? ठीक है, विदाउट बीइंग रूड, रूडली तरीके से नहीं, पोलाइटली तरीके से आप कैसे उन्हें रोकोगे? आई वुड पोलाइटली रिमाइंड हिम दैट स्मोकिंग कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज कैंसर, हार्ट डिजीज एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। ठीक है, आप उन्हें अच्छे से बताओगे कि स्मोकिंग की वजह से क्या क्या हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती है, कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती है। आई वुड एडवाइज हिम द हेल्दियर स्ट्रेस रिलीफ ऑप्शंस लाइक स्पोर्ट्स और हॉबीज एंड एनकरेज हिम टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स हु सपोर्ट हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, आप ऑल्सो अपने अंकल को बताओगे कि आप कैसे हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हो। हेल्दी हैबिट्स मतलब स्ट्रेस रिलीफ करने के हैबिट्स कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे आप कोई हॉबी सेलेक्ट कर लो। ठीक है, आपकी हॉबी क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। जैसे अगर आपकी हॉबीज़ है म्यूज़िक सुनना तो आप उस पर फोकस करो। ठीक है, स्पोर्ट्स खेलना तो आप वो जाओ, अगर आपको घूमना पसंद है तो आप बाहर जाकर घूमो, और ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहो जो एक हेल्दी हैबिट सपोर्ट करते हैं। दिस एडवाइस इज फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, आपकी भी फ्रेंड सर्कल ऐसी होनी चाहिए जिसमें हेल्दी हैबिट्स हो। ठीक है, ना कि एक दूसरे को देखकर या ये सारे जो गलत हैबिट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे लाइफस्टाइल को फिर खराब करने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वुड यू प्रेफर टू योर फ्रेंड ऑफर्स इफ ही ऑफर्स यू अ सिगरेट एट अ पार्टी। ठीक है, मान लो अगर आपका कोई फ्रेंड है वो आपको एक सिगरेट ऑफर कर रहा है तो आप क्या करोगे? आई वुड फॉर्मली बट पोलाइटली से नो आई डोंट स्मोक। ठीक है, आपको बोलना होगा कि नहीं, मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है, मुझे ये नहीं चाहिए। आई वुड देन ट्राई टू चेंज द टॉपिक और वॉक अवे इफ प्रेशर। ठीक है, अगर मान लो आपके फ्रेंड्स प्रेशराइज कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह से रोकना होगा। ठीक है, या तो आप वहां से चले जाओ या तो आप उसे, ठीक है, आपको पोलाइटली ये सब कहना चाहिए, लेकिन अगर जबरदस्ती अगर कोई आपसे कहे तो ऑब्वियसली आपको इसके अगेंस्ट एक्शन भी लेनी होगी। ठीक है, हाउ कैन स्कूल्स हेल्प प्रिवेंट द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स? ठीक है, बहुत सारे इस एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप को आप बिलोंग करते हो, इसमें ऐसी हैबिट बन जाती है जहाँ पे बच्चे जो है ये गलत हैबिट्स अडॉप्ट करने लगते हैं, जैसे स्मोकिंग है या ड्रग टेकिंग है। ठीक है, तो आप स्कूल की तरफ से ये कहा गया है कि कैसे इन हार्मफुल इफेक्ट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड टोबैको। ठीक है, तो स्कूल ऐसे कोई प्रोग्राम्स, कोई ऐसा ऑर्गेनाइज करे जिससे हमें पता चले कि स्मोकिंग, टोबैको, ईटिंग, इन सब की इल इफेक्ट्स क्या है। इन्वाइटिंग डॉक्टर्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, डॉक्टर्स को इन्वाइट करना ताकि वो अपनी एक्सपीरियंस बताएं। प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड क्लब्स टू एंगेज स्टूडेंट्स इन हेल्दी एक्टिविटीज। ठीक है, अदर एक्टिविटीज, अदर को करिकुलम एक्टिविटीज स्कूल को अरेंज करनी चाहिए ताकि हेल्दी एक्टिविटीज वो अडॉप्ट करें और इन सारी चीजों से उनका पीछा हटे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। Sanya claims to her friend Vinita that antibiotics can cure any infection, so we don't need to worry about diseases. What questions can Vinita ask her to help Sanya understand that her statement is incorrect? ठीक है, अब देखो, एक बच्ची है सानिया जिन्होंने अपने फ्रेंड विनीता को कहा कि एंटीबायोटिक्स जो है ये किसी भी इन्फेक्शन को क्योर कर सकता है। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट डिजीजेस, इसलिए हमें डिजीज के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो अब एंटीबायोटिक ले लो। ठीक है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही नहीं है। ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स जो है वो इन्फेक्शन से क्योर करता है, लेकिन सारे इन्फेक्शन को नहीं करता क्योर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो कुछ गलत भी है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि विनीता उससे क्या क्वेश्चन पूछ सकती है। तो विनीता कैन आस्क, डू एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस लाइक कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा? ठीक है, क्या कॉमन कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, इन सब के अगेंस्ट भी एंटीबायोटिक्स वर्क करते हैं? तो नो, इसके अगेंस्ट ये वर्क नहीं करते हैं। नंबर 2, डू यू नो दैट सम डिजीजेस कैन आर कॉज्ड बाय वायरस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ दैट एंटीबायोटिक्स कैन नॉट क्योर? ठीक है, तो वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि क्या कुछ ऐसे डिजीज हैं जो वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ से होते हैं, तो क्या ये भी एंटीबायोटिक से ठीक हो सकते हैं? तो नो, इसका आंसर भी नो है, ये एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो सकते। सिर्फ बैक्टीरियल डिजीजेज जो हैं वो एंटीबायोटिक से क्योर किए जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू हर्ड दैट ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन मेक बैक्टीरिया रेजिस्ट टू देम? ठीक है, आपने पढ़ा था ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसमें क्या है कि अगर हम एंटीबायोटिक्स को ओवर यूज करें तो ये हमारे बॉडी में जाके बैक्टीरिया
से फाइट करने की इसकी जो पावर होती है वो कम होने लगती है। ओके, सो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेना भी गलत है। ओके, सो दीज क्वेश्चंस कैन हेल्प सानिया रियलाइज दैट एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड नॉट ऑल डिजीज। सारे डिजीज के लिए इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज के लिए इफेक्टिव है। So the following table, next question number 7 है, the following table contains information about the number of dengue cases reported in hospital over a period of 1 year। ठीक है, तो आप इस टेबल में देख सकते हो, इसमें डेंगू पेशेंट्स जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने नंबर में आए थे। ठीक है, एक हॉस्पिटल की ये सर्वे दी गई है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, मेक अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ केसेस ऑन वाई एक्सिस एंड द मंथ्स ऑन एक्स एक्सिस, क्रिटिकली एनालाइज योर फाइंडिंग्स एंड आंसर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमें बार ग्राफ बनानी है, जिसमें वाई एक्सिस में हमें क्या रखना है, नंबर ऑफ केसेस रखनी है, और मंथ्स को एक्स एक्सिस में रखनी है। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे आपको बनाकर शो कर दूं। सपोज दिस इज आवर बार ग्राफ। ओके, जिसमें मैं यहाँ शो कर रही हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस में हमें नंबर्स रखना है। तो सबसे पहले आप देखो इसमें नंबर ऑफ डेंगू केसेस कितने हैं। ठीक है, सबसे छोटी नंबर क्या है, यहाँ दिखाई दे रही है आपको, इट इज 10। ठीक है, सबसे कम नंबर 10 है, और सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा है 65। ओके, तो आपको कोई ऐसी स्केल लेनी है जहां पे ये सारे नंबर्स एडजस्ट हो जाएं। तो मैं लेती हूँ 10-10 का गैप। सो इट इज 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड लास्ट 70। ठीक है, अब चलो फर्स्ट क्या है, जनवरी में 10 पेशेंट्स थे, तो मैंने एक बार ग्राफ ऐसे बना दिया। ठीक है, बार बना दिया। फरवरी में 12 केसेस थे, तो 12 है तो 10 से वो थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, आप इसे नोटबुक में और प्रॉपर तरीके से बनाना। मार्च में 15 थे, मतलब वो 10 और 20 के बीच में होगा। ओके, अप्रैल में 18 थे, ये थोड़ा ज्यादा होगा। नेक्स्ट, मई में 22 थे, दैट मीन्स ये 20 से थोड़ा ज्यादा हुआ। जून में 40 थे, तो 40 जो जहां तक आप देख सकते हो 40 इस पॉइंट तक आ रहा है, दैट मीन्स 40 इज स्टिल हेयर। ओके, जुलाई में 65 है, तो 65 तो सबसे ऊपर, 70 और 60 के बीच में बनाओगे आप। अगस्त में भी 65, तो सेम ब्लॉक लेंथ होनी चाहिए। सितंबर में भी 65, सेम ब्लॉक लेंथ। ओके, अक्टूबर में 30, तो आप 30 तक बनाओगे, मतलब 40 से थोड़ी नीचे होनी चाहिए। नवंबर में भी 30 है, 30 आप बना दो, और दिसंबर में है 20। ओके, सो दिस इज द बार ग्राफ जो आपने बना लिया। अब चलो कुछ क्वेश्चंस है। इन विच 3 months वर द डेंगू केसेस हाईएस्ट, सबसे ज्यादा डेंगू केसेस कहाँ थे, तो दिस इज आंसर नंबर 1। ठीक है, डेंगू केसेस जो है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर में थे। आप देख सकते हो जुलाई, अगस्त, सितंबर 65 केसेस थे। ओके, इन विच मंथ्स वर द केसेस लोएस्ट, सबसे कम केसेस कब थी, तो ये जनवरी में थी, ओनली 10 केसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ है। What natural or environmental factors during the peak months might contribute to increase in dengue cases? ठीक है, natural and environmental factors कही गई है। peak months मतलब जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब डेंगू के केसेस सबसे ज्यादा थे। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स इसके हो सकते हैं कि इसी सीजन में ये केसेस सबसे ज्यादा क्यों हैं, इसी मंथ्स में, इन्हीं मंथ्स में ये सारे केसेस क्यों हैं। ठीक है, सो नेचुरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज इन द डेंगू केसेस क्या हो सकता है। सबसे पहला यहाँ पे नंबर 1 दिया गया है, हैवी रेनफॉल कॉजेज वाटर स्टैग्नेशन विच प्रोवाइड्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो अब ऐसा नोटिस आपने जरूर किया होगा कि ये जो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर है, ये रेनी सीजन के मंथ्स हैं। ठीक है, तो अगर ये रेनी सीजन के मंथ्स हैं, दैट मीन्स रेन कैन बी कॉज फॉर द स्प्रेड ऑफ डेंगू। ठीक है, तो रेनिंग होने से क्या होती है, जहां पे पानी का जमाव होता है, स्टैग्नेशन होती है। ठीक है, वाटर स्टैग्नेंट हो जाते हैं, वहां पे मॉस्क्यूटोज ब्रीड कर सकते हैं। ब्रीड मतलब अंडे दे सकते हैं, जिसके वजह से मॉस्क्यूटोज का नंबर बढ़ सकता है। नंबर 2, अ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फेवर्स मॉस्क्यूटो सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब नमी। ठीक है, तो बारिश के सीजन में जनरली ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी रहती है, टेम्परेचर भी समर के टाइप का ही नॉर्मल होता है, मतलब थोड़ा हाई ही होता है, गर्मी होता है, जिसके वजह से मॉस्क्यूटोज अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सर्वाइव भी कर सकते हैं। इंक्रीज्ड आउटडोर एक्टिविटीज ड्यूरिंग दीज मंथ्स लीड टू मोर एक्सपोजर टू मॉस्क्यूटोज, और अगर हमारी आउटडोर एक्टिविटी है तो मॉस्क्यूटोज से हम एक्सपोज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 है, सजेस्ट अ फ्यू प्रिवेंटिव स्टेप्स दैट कम्युनिटी और गवर्नमेंट कैन टेक बिफोर द पीक सीजन टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डेंगू। ठीक है, अब देखो इस डेटा से हमें इतना समझ में आ रहा है
कि रेनी सीजन में ये जो डिजीज है डेंगू, ये पीक पॉइंट पर रहती है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों में ये स्प्रेड हो सकती है। तो हमें प्रिकॉशंस पहले से लेकर रखनी होगी, ठीक है। तो क्या हम ले सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स? नंबर 1, एलिमिनेट स्टैग्नेंट वाटर फ्रॉम कंटेनर्स, टायर्स, कूलर्स एंड ओपन ड्रेन्स, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपको स्टैग्नेंट वाटर दिखाई दे रही हो, जमा हुआ पानी दिखाई दे रहा है, तो उसे आप एलिमिनेट करो, हटाओ, ठीक है। नंबर 2, कंडक्ट रेगुलर फॉगिंग एंड स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन मॉस्क्यूटो प्रोन एरियाज, जहाँ पे आपको लगता है कि मॉस्क्यूटो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अंडे दे सकते हैं। जैसे कुछ झाड़ियाँ होती हैं हमारे घर में, अगर प्लांट्स हैं, ठीक है, पॉटेड प्लांट्स है या गार्डन है, तो उन सब में झाड़ियों के में जो मच्छर हैं, ठीक है, मॉस्क्यूटोज है, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब एक बात ये भी देखी गई है कि मॉस्क्यूटोज आर अट्रैक्टेड बाई ग्रीनरी, ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे ना, वहाँ पे मॉस्क्यूटोज होते ही हैं, ठीक है। तो उन सारी एरियाज में हमें बार बार टाइम टू टाइम, मतलब जैसे वंस इन अ वीक, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करो, ठीक है, स्प्रे करो, फॉगिंग करो, ताकि वहाँ पे मॉस्क्यूटोज ब्रीड ना हो, ठीक है। एनकरेज द यूज ऑफ मॉस्क्यूटो नेट, रेपेलेंट्स एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ठीक है। तो इस महीने में स्पेशली आपको थोड़ी प्रिकॉशंस लेकर रखनी होगी, मॉस्क्यूटो नेट यूज करना होगा, रेपेलेंट्स यूज करना होगा, और फुल स्लीव्स एंड फुल लेंथ क्लोथ पहनो, ताकि आपकी बॉडी के कॉन्टैक्ट में मॉस्क्यूटोज ना आए। लॉन्च पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अबाउट डेंगू प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। और आपको लोगों को अवेयर भी करना होगा, जागरूक भी करना होगा कि कैसे डेंगू फैलता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या है, ओके, ताकि जो केस है वो सीवियर होने से रुक सके, ओके। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ अ स्कूल हेल्थ कैंपेन, what key message would you use to reduce communicable and non-communicable diseases? Okay, so for reducing the communicable disease, ठीक है, communicable disease को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, आप बार बार अपने हाथों को अच्छे से सोप और वाटर से धुल सकते हो। कवर योर माउथ एंड नोज वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, ठीक है, जब भी आपको छींक आ रही हो या कफिंग हो रही हो, तो आप अपने नोज एंड माउथ को अच्छे से क्लीन हैंकी से आप इसे कवर कर सकते हो। कीप योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन टू प्रिवेंट मॉस्क्यूटोज एंड पेस्ट ब्रीडिंग, ठीक है, अपने आसपास के जगहों को साफ सुथरा रखो ताकि ब्रीडिंग नहीं हो, ठीक है, मॉस्क्यूटो या अदर इंसेक्ट जो है वो अंडे ना दे, ब्रीड ना करे। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स, हैंकरचिप एंड वाटर बॉटल्स, इन सब की शेयरिंग को रोको, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को आप कैसे स्टॉप कर सकते हो? सो बैलेंस डाइट आपको लेनी है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स अच्छे अमाउंट में होने चाहिए। एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, फिजिकली एक्टिव होना है। स्ट्रेस मैनेज करना है। स्ट्रेस कैसे मैनेज करोगे? हॉबीज के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू या रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है। टोबैको, अल्कोहल, जंक फूड, स्मोकिंग, इन सबको आपको अवॉइड करनी है। समझ गए? नेक्स्ट, question number 9. It is recommended that we should not take an antibiotic for a viral infection like cold, cough or flu. Can you provide the possible reasons for this recommendation? ये कहा जाता है कि अगर आपको कॉमन कोल्ड है, कफ है, फ्लू है, जो वायरल इन्फेक्शन है, इसमें आप एंटीबायोटिक्स ना लो। क्यों? तो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कोल्ड, कफ एंड फ्लू आर कॉज्ड बाय वायरसेस नॉट बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे मेडिसिन होंगे जो बैक्टीरिया वाले डिजीज को क्योर करेंगे, ना कि वायरसेस वाले को। सो एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क ऑन ऑल दीज इलनेस, ठीक है। ये सारी चीजों में एंटीबायोटिक्स जो है वो बिल्कुल भी कारगर नहीं रहेगा। इफ टेकन अननेसेसरली, मान लो इसे लिया जा रहा है, दे कैन किल द हेल्पफुल बैक्टीरिया इन आवर बॉडी, ठीक है। ये जो अच्छे बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में, उसे भी किल कर देगा। एंड मेक सम हार्मफुल बैक्टीरिया रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक, और साथ में कुछ ऐसे हमारी बॉडी को ऐसा ये फ्रेम कर देगा जिससे हार्मफुल बैक्टीरिया भी किल नहीं होंगे, ठीक है। मतलब जो बैक्टीरिया है वो हमारे इम्यून सिस्टम से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ओके। दिस मेक्स द एंटीबायोटिक लेस इफेक्टिव इन फ्यूचर, और फ्यूचर में जब आप एंटीबायोटिक्स लोगे तो उसकी असर नहीं देखने को मिलेगी, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। विच डिजीज अमंग द फॉलोइंग में स्प्रेड इफ ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटामिनेटेड बाय एक्सक्रीटा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। मान लो कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो एक्सक्रीटा से, यानी कि वेस्ट से, अगर एनिमल वेस्ट से अगर वो स्प्रेड हो चुकी है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में कंटामिनेटेड हो चुकी है, इन्फेक्शन हो चुकी है, तो कौन सी डिजीज हो सकती है? हेपेटाइटिस ए, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियोमाइलिटिस, कॉलेरा या तो फिर चिकन पॉक्स, ठीक है। सो इफ ड्रिंकिंग वाटर इज कंटामिनेटेड, मान लो ड्रिंकिंग वाटर जो है कंटामिनेटेड हो गया है, तो हेपेटाइटिस ए, पोलियोमाइलिटिस, कॉलेरा, ये सारी डिजीज जो है ये स्प्रेड हो सकती है, ठीक है।
दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ये पैथोजेंस यानी कि जर्म्स के वजह से स्प्रेड होते हैं, दैट कैन सर्वाइव इन कंटामिनेटेड वाटर एंड इन्फेक्ट द पर्सन व्हेन इट इज कंज्यूम। ठीक है, तो जब हम इस वाटर को कंज्यूम करेंगे तो ये डिजीज जो है हम तक पहुंच जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का एंड इस चैप्टर का। व्हेन आवर बॉडी encounters a pathogen for the first time, the immune system response is generally low, but on exposure to the same pathogen again, the immune response by the body is much more compared to the first exposure. Why is it so? तो हमें ये कहा जा रहा है कि मान लो कोई पैथोजन यानी कि कोई जर्म्स, सपोज बैक्टीरिया या फंगाई या प्रोटोजोआ, वायरस, अगर जब फर्स्ट टाइम ये अटैक करे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो लो होता है। ठीक है, लेकिन जब ये दोबारा अटैक करे तो फिर इम्यून सिस्टम जो है वो और अच्छे से मच मोर कंपेयर टू द फर्स्ट एक्सपोजर बेटर ये रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पैथोजेंस हैं, जो हमारी बॉडी है वो पैथोजेंस के लिए पहले रेडी नहीं होती है, लेकिन जैसे एक बार पैथोजेंस अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसके लिए रेडी हो जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि किस तरह के पैथोजेंस हम पर अटैक करें और हमें किस तरह के पैथोजन से लड़ाई करनी है। ओके, सो व्हेन आवर बॉडी एनकरेजेस अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूसेस अ प्राइमरीली इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, बस वो स्लो रिस्पॉन्स करता है क्योंकि वो रेडी नहीं होता उस चीज़ के लिए, विच इज़ यूजुअली स्लो एंड वीक। During this process, the immune system develops a memory of the pathogen. अब एक बार जब हमारी बॉडी के अंदर ये पैथोजेंस आ गए हैं तो अब इम्यून सिस्टम सतर्क हो जाता है। इम्यून सिस्टम जो है वो समझ जाता है कि किस तरह के पैथोजन हमारे बॉडी में इन फ्यूचर आ सकते हैं। So when the same pathogen enters the body again, the immune system quickly recognizes it and produces a stronger and faster secondary immune response. ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टाइम अटैक होती है, सेकेंड टाइम या उसके बाद भी अगर अटैक हो तो इम्यून सिस्टम हमारा रेडी रहता है कि आ जाओ। ठीक है, दैट मीन्स पैथोजन जैसे ही आते हैं इम्यून सिस्टम अपना एक्शन दिखाता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर हो जाता है, फास्टर हो जाता है और जिससे जो क्योरिंग होती है वो जल्दी हो जाती है। ओके, तो आज ये वीडियो अब यहीं पे एंड होती है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो मैं लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को, और भी न्यू NCERT बुक्स की वीडियोज़ के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।